द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरक्षण पर। आरक्षण से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे, भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक। आरक्षण से संबंधित जो केसेस हैं उनको भी देखेंगे। पदोन्नति में आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण की प्रासंगिकता, आरक्षण की श्रेणियाँ क्या क्या हैं, संविधान में कहाँ कहाँ आरक्षण से संबंधित आर्टिकल हैं, केसेस हैं, ठीक है, क्या क्या प्रावधान हैं, उन सभी बिंदुओं को देखेंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो 100% आप उसे सही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आरक्षण की आप परिभाषा देख लें, ठीक है। यहाँ पर आरक्षण से आशय पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में शामिल करने से है, ठीक है। पिछड़ी जातियों को अगड़ी जातियों में शामिल करना, और इसका संवैधानिक आधार क्या है? समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। इसे जानना आपको जरूरी है। कभी कभी एक दिवसीय परीक्षाओं में वन लाइनर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरक्षण प्रदानी का संवैधानिक आधार क्या है? तो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। और समता का अधिकार सिद्धांत ये कहता है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और अलग व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार किया जाए, ठीक है। और भारत में जो आरक्षण है वो सकारात्मक विभेद के आधार पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सकारात्मक विभेद का? इसका मतलब ये है कि सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में और विधायिका में आबादी के कुछ संवेदनशील और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करना, ठीक है। और ये आरक्षित हैं भी, ठीक है। आगे हम देखते हैं आरक्षण वर्तमान में कितने प्रतिशत दिया जा रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में आप देखेंगे 59.5% आरक्षण की व्यवस्था लागू है, ठीक है। 59.5, जिसमें SC के लिए 15% है, ST के लिए 75.7.5 है, OBC के लिए 27 है और EWS के लिए 10% है, ठीक है। तो इस तरह से सभी को जब हम जोड़ते हैं तो ये 59.5% हो जाता है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो सीमा है 50% की उसे लांघ गया है ये आरक्षण, ठीक है। और उस सीमा का ये वायोलेशन भी है, ठीक है। कुछ राज्यों में आरक्षण की स्थिति इससे भी भिन्न हो सकती है, ठीक है। इसे आप ध्यान देंगे। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो रिजर्वेशन दिया गया है 10%, इससे संबंधित जो बिल है वो 124वां था, ठीक है। आपका रिवीजन करवा दें, 124वां था। और एक्ट कौन सा बना था? एक्ट बना था 103वां, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एक्ट नहीं पूछता है, कभी कभी बिल पूछ लेता है कौन सा विधेयक था, ठीक है। तो 124वां था जो कि 103वां बिल बना है, ठीक है। 10% रिजर्वेशन इसी 103वें एक्ट के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आरक्षण की श्रेणियों की बात करेंगे तो आरक्षण की 2 श्रेणियां हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण, ठीक। इसे आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ वर्टिकल रिजर्वेशन या व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। SC ST और OBC, ठीक है। SC ST और OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके अलावा जो भी वर्ग बचते हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसे क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। तो क्षैतिज आरक्षण में कौन कौन से वर्ग हैं? उनमें हैं महिलाएं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, थर्ड जेंडर है, विकलांग व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के, फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित हैं और पूर्व सैनिकों के जो आश्रित हैं, इन सबको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो क्षैतिज आरक्षण कहलाता है, ठीक है। इससे संबंधित एक केस भी है। इन दोनों श्रेणियों की जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है इनकी व्याख्या महेश गुप्ता बनाम यशवंत थिरवर 2007 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की थी, ठीक है। तो इस केस को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोनों कैटेगरीज की जो वैधानिक स्थिति है उसे स्पष्ट किया गया था सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, ठीक है। तो 2 वाद इस कैटेगरी से संबंधित हैं। सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया था, ठीक है। और महेश गुप्ता बनाम यशवंत थिरवर मामले में दोनों श्रेणियों की व्याख्या की थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों वाद आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे भाग 1 से 22 तक, भाग 22 तक, ठीक है।
यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई, भाग 22, ठीक है। फंडामेंटल राइट सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन की चर्चा कहाँ है, तो यहाँ पे आर्टिकल हमारे सामने आता है 15(4), ठीक है। 15(4) में क्या है, राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति या SC/ST कम्युनिटी के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक दोनों हैं, ठीक है। जबकि आगे हम आर्टिकल 16(4) में देखेंगे, वहाँ पर केवल सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है, ठीक है। तो 15(4) और 16(4) में अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 15 में 15(4) जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, उसके माध्यम से 15 में 15(4) जोड़ा जाता है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल है 15(5), उसे देखेंगे। 15(5) में क्या प्रावधान है, 15(5) को जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। तो ठीक है, इसे भी याद रखना होगा आपको, कब जोड़ा गया, 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना है आपको। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, जिसमें निजी भी शामिल हैं, प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, 15(5) के अंतर्गत। कब जोड़ा गया, तो 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे एक आपको बात ध्यान देनी है, वो ये कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाएं शामिल नहीं हैं, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो इंस्टीट्यूशन हैं वो शामिल नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को फंडामेंटल राइट दिया गया है स्पेशल आर्टिकल के माध्यम से, ठीक है। वो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है आगे अनुच्छेद 16(4), तो इसमें क्या है, 16(4), इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य को ये शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का उपबंध कर सकता है, ठीक है। लेकिन 2 शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि वर्ग पिछड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, तभी आप नियुक्तियों या पदों में आरक्षण 16(4) के अंतर्गत दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे 16(4) के अंतर्गत आखिर पिछड़ा वर्ग कौन है। इसकी पहचान करने के लिए सरकार ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, जिसकी रिकमेंडेशंस को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था, ठीक है। इसके बाद पुनः 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, BP मंडल थे, इसलिए इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मंडल आयोग। और इस आयोग का कार्य था सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, और इस मंडल आयोग ने जाति को पिछड़ेपन का आधार माना और 27% रिजर्वेशन की बात कही, जिसे 1990 में VP सिंह की सरकार ने मान लिया और 27% रिजर्वेशन OBC के लिए लागू कर दिया गया, ठीक है। और जो वर्तमान में आज तक लागू है 27%, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक केस आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, इसके सभी बिंदुओं को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऐतिहासिक फैसला था और इस केस में 9 जज थे, ठीक है। 9 जजों की पीठ ने फैसला दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रायः हम देखते हैं 5 जज होते हैं, ऐतिहासिक फैसला होता है, या 7 होते हैं, या 9 होते हैं, या 11 होते हैं, या 13 होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो समानता की विरोधी नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी के अगेंस्ट में नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण का आधार आप जाति को बना सकते हैं, ठीक है। केवल आय ही एक आधार नहीं है आरक्षण का, आप जाति को भी आधार बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% होगी, 50% से अधिक आप आरक्षण नहीं दे सकते, ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लागू नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये कहा कि बैकलॉग का जो कैरी फॉरवर्ड है, बैकलॉग की वैकेंसी जो भरी नहीं जाती है उसका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले वर्ष के लिए, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा और बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा।
ये इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। तो इसके लिए सरकार को संशोधन करना पड़ा संविधान में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए और बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो वो संशोधन हम आगे देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर जो हैं यानी कि पिछड़ी जातियों का जो साधन संपन्न वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इंदिरा साहनीवाद में इतनी सारी बातें निकल कर आई हैं। क्रीमी लेयर की बात भी आई, पुनरावलोकन किया जा सकता है, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% होगी, ठीक है। अब इंदिरा साहनीवाद के बाद सरकार को SC/ST कम्युनिटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा और संशोधन हुआ कौन सा? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, ठीक है। तो 77वां संविधान संशोधन 1995 में होता है और इसमें क्या होता है? 16(4) तो हम ऊपर देख ही चुके हैं। पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए 16(4) का जोड़ा गया, ठीक है। 16(4) का, तो 16(4) का क्या है? पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था 16(4) का के अंतर्गत लागू कर दी गई। इसके अलावा एक संशोधन इसमें और भी जुड़ा हुआ है, वो है 85वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या तय किया गया? इसके द्वारा आरक्षण नियम के तहत पदोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता की जो व्यवस्था थी उसे लागू किया गया। कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, ये क्या होता है? इसे हम वीडियो के अंत में आरक्षण से संबंधित शब्दावली में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं M नागराज बनाम भारत संघ 2006 का मामला। इस मामले में क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की पीठ है, ठीक है। ऊपर हमने इंदिरा साहनीवाद में देखा 9 जज थे, यहाँ पर 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया। फैसला क्या दिया कि भाई आप 16(4) और 16(4) का के अंतर्गत आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। क्या शर्तें हैं? वो 3 शर्तें हैं। पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े आपके पास होने चाहिए, जिस कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन देने जा रहे हैं उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 3 बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तभी आप आरक्षण दे सकते हैं 16(4) और 16(4) का के अंतर्गत, ठीक है। ये फैसला आया M नागराजन बनाम भारत संघ 2006 के मामले में, ठीक है। कई बार हम देखते हैं प्रशासनिक दक्षता पर पदोन्नति में यदि रिजर्वेशन दिया जाए तो प्रशासनिक दक्षता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं SC/ST कम्युनिटी का जो पदोन्नति में आरक्षण के चलते उसका प्रमोशन हो जाता है, जबकि अन्य कैटेगरी का प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भाई प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, 16(4) और 16(4) का के अंतर्गत, ठीक है। 16(4) और 16(4) का के अंतर्गत SC/ST कम्युनिटी को नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में तभी आरक्षण देने का अधिकार देते हैं ये दोनों आर्टिकल, जब उनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, ठीक है। यूं ही नहीं, किसी भी कम्युनिटी को यूं ही आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तब देंगे जब उनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है क्या वो आपका आरक्षण जो है फंडामेंटल राइट है क्या आपका? इससे संबंधित एक केस सामने आता है मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, ठीक है। उत्तराखंड केस है ये। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप राज्य सरकारों को कंपेल नहीं कर सकते रिजर्वेशन देने के लिए, और पदोन्नति में आरक्षण का दावा आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रमोशन में रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और इसे लागू करना अथवा नहीं करना ये राज्यों के स्वविवेक पर आधारित है, ठीक है। उनका विशेषाधिकार है, राज्यों का विशेषाधिकार है कि वो आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन दें या नहीं दें। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है और ना ही आप सरकारों को कंपेल कर सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित निर्देश देने के लिए अदालतें परमादेश जारी नहीं कर सकती। इस बिंदु को भी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राज्यों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित निर्देश देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए अदालतें यानी कि जितनी भी कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक परमादेश जारी नहीं कर सकती, ठीक है।
परमादेश के माध्यम से अदालतें राज्यों को नहीं कह सकती हैं कि भाई आप रिजर्वेशन दीजिए। ठीक है, ये भी एक स्पष्ट बात है। इसके बाद हम DPSP देखेंगे, भाग 4 नीति निदेशक तत्व। यहाँ पर आरक्षण हम देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ एक आर्टिकल हमारे सामने आता है, आर्टिकल 46। ठीक है, आर्टिकल 46 में क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, अभिवृद्धि एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये आर्टिकल 46 में आता है। ठीक है, इसके बाद हम विधायिका में देखेंगे, विधायिका में रिजर्वेशन कहाँ कहाँ है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यों की विधानसभा हो। ठीक है, तो यहाँ 2 आर्टिकल हमारे सामने आते हैं, 330 और 332। तो 330 के अंतर्गत हम देखते हैं लोकसभा में SC/ST कम्युनिटी के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, और 332 इस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा में SC/ST कम्युनिटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है। 332 विधानसभा और 330 लोकसभा, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी प्रायः पूछा जाता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और पूछा भी गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आखिर ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़े गए और कब जोड़े गए। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और वो है 79वां संविधान संशोधन विधेयक 1999। इसमें व्यवस्था की गई SC/ST के लिए लोकसभा में 330 के अंतर्गत और विधानसभा में 332 के अंतर्गत उन्हें आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जो क्रमशः होते रहे हैं, जिनमें 8वां आप देखिए, 8वां 1960 में, फिर 23वां 1970 में, फिर 45वां 1980 में, उसके बाद 62वां 1989 में और 79th 1999 में, फिर अंत में आकर के 2004 जो लेटेस्ट है वो 2019 में होता है। और इस सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था को 10-10 वर्ष करके आगे बढ़ाया गया और वर्तमान में ये 2030 तक लागू है, क्योंकि जो इससे पहले था उसकी सीमा जो है 25 जनवरी 2020 थी। ठीक है, और अब ये 25 जनवरी 2030 हो गया है। ठीक है, तो 10-10 वर्ष करके लिए आगे बढ़ाया गया, तो इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, विधायिका में SC/ST एवं आंग्ला भारतीय समुदाय हेतु आरक्षण क्रमशः ऊपर आपने देखा 10-10 वर्ष करके बढ़ाया गया। ठीक, इसके अलावा 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इसे भी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 द्वारा एक आयोग गठन किया जाता है, किसके लिए, SC/ST कम्युनिटी के लिए। ठीक है, आगे चल कर के वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, SC जो कमीशन है वो आर्टिकल 338 के अंतर्गत और ST जो है वो 338 का के अंतर्गत है। आर्टिकल यहाँ पर एक ही है ST के लिए, उसमें सब आर्टिकल जोड़ दिया गया 338 का। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। व्यवस्था 65वें संविधान संशोधन 1990 में की गई थी। 1989वें संविधान संशोधन 2003 में उसे 2 भागों में अलग अलग बांट दिया गया, यानी कि कमीशन को अलग अलग कर दिया गया अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो पंचायतों में जो आरक्षण है वो 243D के अंतर्गत लागू है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण देना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये व्यवस्था 243D के अंतर्गत की गई। ठीक है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का जो फैसला है वो राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर आधारित है। ठीक है, महिलाओं को प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 स्थान जो है रिजर्व है, यानी कि 1/3 आरक्षण उन्हें दिया जाता है। इसे कम नहीं किया जा सकता, इसे आप बढ़ा सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है, इसे भी आपको जानना होगा। राज्य विधानमंडल यदि चाहे तो 1/3 से अधिक आरक्षण दे सकती है, परंतु 1/3 से कम नहीं कर सकती है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ राज्य हैं जिन्होंने 1/3 से अधिक रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को पंचायतों में। ठीक है, वो बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा नगर पालिकाओं में हम देखते हैं रिजर्वेशन कहाँ है। तो नगर पालिकाओं में एक आर्टिकल हमारे सामने आता है 243 ना। इंग्लिश में यदि बात करें तो 243
टी, ठीक है। 243 टी के अंतर्गत SC ST और महिलाओं को नगर पालिकाओं के स्थानों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। महिलाओं को नगर पालिका में स्थानों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था लागू है। यहाँ पर भी ऊपर की तरह है, ठीक है। 1/3 से अधिक आप दे सकते हैं, लेकिन 1/3 से कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 243D और 243T आपको याद रखना है पंचायतों में और नगर पालिकाओं में क्रमशः 243D और T, ठीक है। तो 243 तो है, DT आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ शब्दावली भी देखेंगे जो आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो उनमें पहली है परिणामी ज्येष्ठता, यानी कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। तो पदोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके कारण यदि कोई व्यक्ति सेवा में सीनियरिटी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। पदोन्नति में जो आरक्षण लागू हुआ है, ऊपर आपने देखा 16(4) के अंतर्गत, उसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति सीनियरिटी प्राप्त कर ले तो उसकी जो सीनियरिटी है परमानेंट हो जाती है, स्थायी हो जाती है, ठीक है। बैकलॉग क्या होता है? तो रिक्तियों को भरे जाने की जो योग्यता है वो बैकलॉग कहलाती है। यदि पिछड़े वर्गों के जो रिजर्व्ड पोस्ट हैं, आरक्षित पद हैं, वो यदि नहीं भरे जाते हैं तो उन्हें अगले वर्ष के आरक्षित पदों में जोड़ दिया जाएगा, और यदि अगले वर्ष भी नहीं भरे जाते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाएगा? जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाएगा। ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। और ये व्यवस्था कब की गई थी? ये व्यवस्था की गई थी 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा, ठीक है। ये जो ऊपर व्यवस्था आप देख रहे हैं कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद यदि अगले वर्ष नहीं भरे जाते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था जो है 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से की गई, ठीक है। इसके बाद अगला जो टर्म है वो क्रीमी लेयर है, जिसे आप बहुत बेटर जानते होंगे। क्रीमी लेयर OBC से संबंधित है, ठीक है। जो पिछड़े वर्गों के अत्यधिक संपन्न लोग हैं उन्हें न्यायालय क्रीमी लेयर नाम देता है, ठीक है। क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। और वार्षिक आय 8 लाख रुपए लिमिट है इसकी, ठीक है। 8 लाख से ज़्यादा वे माता पिता जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, ऐसे लोगों को OBC का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो अभी वर्तमान में जो सीमा है 8 लाख है, लेकिन सरकार इसे जो है 8 लाख से बढ़ा करके 12 लाख करना चाहती है, ठीक है। अभी फिलहाल 8 लाख है, ठीक है। तो ये थे आरक्षण से संबंधित सभी पहलू, सभी बिंदु। इस वीडियो में आपने सभी बिंदुओं को देखा, समझा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आरक्षण से संबंधित सभी बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो 100% आप उसे कर पाएंगे। यदि कोई निबंध भी आता है तो भी आप उसे लिख पाएंगे, और यदि मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न आता है आरक्षण से संबंधित तो उसे भी आप लिख पाएंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।